आपके साथ आयशा में बहुत सारे मुस्लिम नामों वाले लोग भी हैं। उमर भी एक कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे और एथीस्ट भी थे। कम्युनिज़्म की शायद एक प्री रिक्विजिट है, एक शर्त है कि आपको एथीस्ट होना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों संसद में आ जाएंगे और उमर जो है उनकी उम्र गुजर रही है जेल में। इस फ़र्क को आप समझती हैं? मैं पॉलिटिक्स शायद करती भी इसलिए हूँ क्योंकि ये मैंने बार बार मूवमेंट्स में होते हुए देखा कि आप सड़क पे उतरे क्योंकि एक CAB आया और आपके मूवमेंट के चलते चलते वो CAA हो गया, एक्ट हो गया और धीरे धीरे उसने इस देश को ये याद दिलाने की कोशिश कर दी कि आज जो तुम्हें बना दिया गया है भाजपा RSS द्वारा वो तुम कभी थे ही नहीं। वो सिखा दिया। किसान आंदोलन ने ये सिखा दिया कि अडानी अंबानी को सवाल पूछते हुए 70-80 साल के बूढ़े लोग कैसे दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को जाम करके 1 साल से ज़्यादा घर बसा सकते हैं। मतलब simply refused to go away, simply refused to go away। जो रेसलर्स प्रोटेस्ट्स हुए थे, इवन दो वो इतना बड़ा आयाम उस तरह से नहीं उनको लेने दिया जाएगा, बहुत ब्रूटल रिप्रेशन उसको तो क्रश कर दिया गया, क्रश कर दिया बहुत ब्रूटली। जैसे शाहीन बाग मूवमेंट को भी 100 दिनों के भीतर उसको जैसे क्रश किया गया। लेकिन आप इस मामले में भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, पता नहीं ये ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन में ऐसा कुछ था, काफ़ी भाग्यशाली और किस्मत वाले आप लोग रहे कि 50 दिन के भीतर जहाँ से बीज पड़ा और जब तक पूरी बहार आई तब तक सिर्फ 50 दिन लगे, वरना ज़्यादातर मूवमेंट्स तो देखिए अपनी मौत खुद मर जाया करते हैं और सरकारें इंतज़ार करती हैं कि ये मूवमेंट्स अपने आप मर जाएंगे। सही बात है, ये होता ही है। लेकिन पता नहीं, जैसे आप शाहीन बाग के बारे में भी बात करें या किसान आंदोलन ने तो चलिए वो अपनी एक परिणति को पहुंचा। हाँ। लेकिन मैं कहूँगी अगर शायद CAA का मूवमेंट नहीं होता तो मैं आज एक एक्टिविस्ट नहीं होती। अच्छा। तो जो मूवमेंट्स हमें लगता है कि कभी मुकम्मल हुए नहीं, उन मूवमेंट से जो हासिल होता है वो हमसे पूछिए आप। आज या इवन 2-3 साल पहले तक जो सब यंग लोग यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे थे, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों राजनीति की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या आयशा अब आप क्यों कर रहे हैं, या आपको कहाँ मिला आयशा का पता, या आपको कहाँ मिली ये कविता जिससे आप इंस्पायर होकर के अब लेखक बनना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ मुशायरे वाली नहीं, सड़क पे संघर्ष की। वो आपको बताएंगे CAA के मूवमेंट का पता। तो वो मूवमेंट्स भी जो शायद कायदे से स्टेट जिनको क्रश कर देता है, वो मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के दिलो दिमाग में, वो आजीवन रहता है। अगर मैंने नहीं देखा होता CAA का मूवमेंट तो मैं नहीं होती शायद आज एक एक्टिविस्ट। तो एक कर्ज है CAA का मूवमेंट का, एक कर्ज है उन तमाम इक्वल सिटीजनशिप एक्टिविस्ट्स का जो मैं हर रोज़ अपने एक्टिविज्म में चुकाने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि दुनिया इस तरह से भी देखी जा सकती है, इस दुनिया से। और CAA में तो ये तो बहुत वन साइडेड था ना, मुसलमान लड़ रहा है, पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए, जिसको मुसलमान से प्रॉब्लम है वो एक तरफ आ जाए क्योंकि मुसलमान लड़ेगा सिर्फ, ये नैरेटिव दे दिया गया था। तो उसने तो बहुत ज़्यादा रिप्रेशन झेला, उसके बावजूद लड़ता रहा। तो मैं तो कर्ज मानती हूँ उस मूवमेंट का, और हर रोज़ हर दिन जब मैं एक्टिविज्म करूँगी, मैं उस मूवमेंट का कर्ज चुकाने की कोशिश करूँगी जिसने मुझे सिखाया कि सॉलिडारिटी दिखती कैसे है, सॉलिडारिटी के लिए डंडे कैसे खाए जाते हैं, सर कैसे फुड़वाए जाते हैं, एक दूसरे के लिए ज़मीन पर बिछ कैसे जाया जाता है, ये तो मुझे उसने सिखाया। और बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। देखिए आप 20 जुलाई को लड़कों पे डंडे पड़े और उसके बाद ये पूरा मूवमेंट बदल गया। ठीक उसी तरीके से जैसे 15 दिसंबर को 15 दिसंबर एग्जैक्टली, और उन स्टूडेंट्स की माओं ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसी औरतें, मैं कहती थी, मैं खुद देखा था CAA और रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये CAA की बात कर रही हैं। ऐसा लगता था कि मैं एक पत्रकार से कहीं ज़्यादा बहुत जज्बाती तौर पे उससे जुड़ गई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी माओं और मेरी खालाओं और मेरी बहनों जैसी वो औरतें थीं, रोटी पकाते पकाते आटे के हाथ झाड़ते झाड़ते जाके माइक पकड़ लेती थी और इनकलाब जिंदाबाद बोलती थी। पूरी एक नस्ल को बदल दिया था उस मूवमेंट ने। और आप ही नहीं, मेरे जैसे लोग भी कर्जदार हैं कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखना सिखाया। पत्रकार के लिए हेडलाइंस लिखना और हेडलाइन बनना, इसके बीच का फ़र्क भी मिट गया। अब यहाँ पर बात ये हो रही है नेहा कि ये लोग जिनके पास 2 ऑप्शन हैं, जेन ज़ी, अक्सर मैं देखती थी कि इन रीलों में इश्क होता था, कुछ घंटों के अंदर इन रीलों में इश्क से इनकलाब बन गया या इनकलाब से ही इश्क हो गया। तो ये भी जेन ज़ी वापस लौट गया है या कुछ और करेगा ये? नहीं, जेन ज़ी तो अब
सीख गया है कि प्रोटेस्ट्स पे डटे कैसे रहते हैं, और वो गुस्सा जो अपने सीने में संभाले हुए हैं हम लोग, वो गुस्सा तो अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए हम संभाले हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो हमारे लिए तो ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तो आगे आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल वहाँ जाएंगे। वहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उन मूवमेंट्स को जाकर के हम मजबूत करेंगे। और एनटीए के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ ये जो मूवमेंट है उसको और मजबूत करना तो अभी बाकी सिर्फ है। एजुकेशन तक रखेंगी आप बिल्कुल अपनी नहीं। एक्टिविज्म को? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं। हम तो, मैंने कल भी यही बात कही कि ये जो जीत आज मिली है हमें, इस जीत की ऊर्जा को हमें अपने जितने अधूरे संघर्ष हैं उनको पूरा करने की तरफ लगाना है। चाहे वो संघर्ष हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुए एक्टिविस्ट्स हैं, शर्जील हैं, उमर हैं, उनकी रिहाई में लगाना हो, चाहे वो इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके डिफेंस में आने की बात हो, या इनफैक्ट जो SIR का बुलडोज़र इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है उसके बारे में बात करना हो, डिलिमिटेशन की जो कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करना जौहर हो। से मुझे याद आया कि क्या CJP इस बात को शामिल करेगा अपनी मांगों में कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो ये एक्शन होने वाला है उसको रद्द किया जाए? देखिए, CJP का तो मैं हिस्सा हूँ नहीं, लेकिन आयशा की वो मांग में हमेशा शामिल रहेगा, हमारे नारों में शामिल रहेगा। इनफैक्ट हमारी एक टीम जाने वाली है वहाँ पे सॉलिडारिटी देने के लिए और वहाँ पे स्टूडेंट से बात करने के लिए। वहाँ पे जो भी संभव प्रयास हमारी तरफ से चाहिए होंगे हम बिल्कुल वो एक्सटेंड करेंगे। आयशा जाने वाला है, कल परसों हम लोग एक टीम लेकर के जाएंगे एंड विल बी देयर। और राहुल गांधी के साथ जब आप नज़र आए, आपके साथ साथ JNU के और भी स्टूडेंट्स नज़र आए, ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक CJP के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन आयशा के लोग वहाँ पहुँच गए, मुझे ज़रा समझ में नहीं आया। एक्चुअली हम लोग राहुल गांधी से मिलने गए क्योंकि NSUI जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, उनके साथ तो हमारे रिश्ते हैं ही। हम लोग साथ में यूनिवर्सिटीज़ में कामकाज करते हैं और NSUI और यूथ कांग्रेस अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैं बधाई देती थी जब वो अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो भी हमारे मूवमेंट जो चल रहा था जंतर मंतर पे या बाकी जगहों पे, उनके स्पीचेस का मुझे भी रील भेजते थे और बोलते थे कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है हंगर स्ट्राइक पे, वो पूछते थे। तो एक बातचीत चल रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते हम राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनसे इन्हीं सब चीज़ों पे बात हुई। इस वक्त जो देश का एजुकेशन सिस्टम ढह रहा है और ये बाय डिज़ाइन ढह रहा है, इसको ढाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं जो करप्ट हैं, पूरा सिस्टम ही बदला जा रहा है और सिस्टम को इस तरह बनाया जा रहा है कि क्रिटिकल यंग माइंड्स उससे ना उभरें, कंप्लायंट यस सर यस मैम बोलने वाले दिमाग वहाँ से उभरें। इन सब चीज़ों पे बात हुई और जो मूवमेंट चल रहा था स्टूडेंट्स का जंतर मंतर पे, उसको लेकर भी बात हुई। उनसे ये भी बोला कि आप सॉलिडारिटी में आए, तो उन्होंने सॉलिडारिटी भी व्यक्त की। तो इन सब चीज़ों पे ही बात हुई। इनफैक्ट आई थिंक अगर ये कुछ दिन और चलता तो वो आते, उन्होंने एश्योरेंस दिया लेफ्ट था। पार्टियों की तो सरकार भी रही है कांग्रेस के साथ, तो आपका तो साथ बड़ा पुराना है, ऐसा तो नहीं है? मुझे वहाँ कुछ ऐसा आभास सा हुआ, एक हिंट सा मिला कि हो सकता है नेहा ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ जाए। नहीं नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। इनफैक्ट जब भी हमें कोई ये कहता है कि, अब लोगों को लगता है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, पर ये तारीफ़ होती नहीं है। वो कहते हैं कि आप लेफ़्ट से हैं, अगर आप लेफ़्ट से नहीं होती, किसी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से होती, तो आप इतनी बड़ी नेता बन गई होती। तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा आर्टिकुलेट महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट में हूँ स्पेसिफिकली इसलिए आपको जो मैं कहती हूँ वो इतना पसंद है। वो मेरे बारे में नहीं है, जो मैं कहती हूँ उसके बारे में है, और जो मैं कहती हूँ वो लेफ़्ट की विचारधारा है। तो अगर मैं लेफ़्ट से अलग हो जाती हूँ तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कहूँगी। कांग्रेस भी सेंटर लेफ्ट है, ऐसा नहीं है? नहीं, जैसे बट कहते हैं ना कि मैं दिल है जरा हल्का सा बाएं तरफ होता है, तो वैसे ही सेंटर लेफ्ट तो कांग्रेस भी है। नहीं, मैं फर्मली ऑन द लेफ्ट हूँ, सेंटर लेफ्ट नहीं हूँ। तो कांग्रेस में तो नहीं जाऊँगी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। वो इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। एज एन ऑपोजिशन पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस
भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करता रहे और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी यूनाइट करता रहे। इस तरीके के जन आंदोलन जो एक डायरेक्ट अटैक होते हैं सरकार के ऊपर और जिससे मोबिलाइज होता है सरकार के प्रति डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, जस्टिफाइड डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, उसमें सॉलिडारिटी देने का काम कांग्रेस लगातार करते रहे और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज करते रहे। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोगों को ये कहते सुना और आपको वो जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट आपके पिछले 2-3 दिनों में जब से आपका टूटा है अनशन, उसके बाद से लोगों ने आपको ज़्यादा जानना शुरू किया मास लेवल पे। बाकी लेफ्ट लिबरल सर्कल्स में लोग ज़ाहिर है आपको जानते थे, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाकी ईमानदारी से आपको बता रही हूँ कि मूवमेंट के इतने दिनों के दौरान, क्योंकि आप अनशन पे थी, तो आपसे तो सुनने को भी नहीं मिला कि आपकी भाषणों के ज़रिए भी लोग समझ पाते। अचानक ऐसा लगा पिछले 48 घंटे में जैसे लोगों ने ये डिस्कवर किया कि नेहा बोरा नाम की कोई लड़की है। तो कोई कहता था ये लड़की जिसको नाम भी नहीं पता है, इसको तो पार्लियामेंट में होना चाहिए। मतलब मैंने इतने लोगों को ये कहते हुए सुना, तो मैं ये सोच रही थी कि लेफ्ट में होने, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेफ्ट के तो बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, बाहर का नहीं है, खिज़ां का मौसम है वहाँ। हो सकता है कोई ऐसा दौर भी आए जहाँ फिर से लेफ्ट कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा बने या उसकी सरकार भी बने। तब तक आप इंतज़ार करेंगी? बिल्कुल, तब तक अभी तो बाल इंतजार काले हैं, करेंगे। सफ़ेद हुए तो कोई बात नहीं, वो दिन का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, वो दिन हम लाएंगे, हम उनमें से हैं, जब वापस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी लेफ्ट होगा। वो लोग होंगे जिन्होंने कभी अपना रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में देखा तो लेफ्ट की तरफ से देखा। वो गरीब लोग, वो मजलूम लोग जिनकी लड़ाइयाँ अभी भी अधूरी हैं, उनकी लड़ाइयाँ मुकम्मल तब होंगी जब लेफ्ट होगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में होंगे। तो वो दिन का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, वो दिन हम लाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी बात बिल्कुल, राहुल गांधी को अब आप इस पॉलिटिक्स में कहाँ देख रही हैं? राहुल गांधी ने इस मूवमेंट में भी हिस्सेदारी ली, हालांकि इसके एक ब्रांडिंग होने का भी खतरा था कि क्या ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, और जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ आप पहुंच भी गई वहाँ मंच पर। हालांकि मैं सोच रही थी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मंच दिया आपको, और साथ साथ दानिश भी वहाँ पर मौजूद थी। नरेंद्र मोदी की वो खसलत है कि अगर 1000 साल भी नरेंद्र मोदी जिए तो भी उनकी ज़िंदगी में 5 मिनट नहीं आएंगे कि वो किसी को मंच दे दें या माइक दे दें। वो तब भी मन की बात करेंगे अगर 1000 साल जीते रहे। तो किस तरह से देख रही हैं आप, क्या इस मूवमेंट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, इलेक्टोरल ऑपोजिशन है, क्या वो उठा सकता है या उठाना चाहिए या उठा रहा है? नहीं, जो नहीं उठा रहा है वो प्लीज़ उठाएं। पार्लियामेंट में इस बात का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए कि इस देश की सड़कों पे जनता ने एक भारी, भयंकर और बहुत मैसिव ऑपोजिशन व्यक्त किया है सरकार के खिलाफ। और अभी भी सरकार में अगर कोई भी अटेम्प्ट हो आने वाले समय में इस गलती को झुकलाने के लिए कि आपने रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि आपका कैबिनेट मिनिस्टर एक इनकेपेबल एंड अकाउंटेबल मिनिस्टर था, तो पार्लियामेंट में इसमें बिल्कुल बात हो। हम तमाम लोग जो इस लड़ाई में शामिल रहे जंतर मंतर पे, हम तमाम लोग जो अलग अलग शहरों में इस लड़ाइयों में शामिल रहे, हम सब चाहते हैं कि हमारा ये जो लड़ाई और संघर्ष रहा है इसका बिल्कुल हमें एक ट्रांसलेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिले। ये हमारी दिली इच्छा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हमको हमारे ग्राउंड के मूवमेंट का ट्रांसलेशन देखने मिले। आगे आने वाली जगहों में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हैं, उन सब जगहों पे ये जो डिस्कंटेंट इन सड़कों ने कंसोलिडेट किया है, इस डिस्कंटेंट को इलेक्टोरली ट्रांसलेट किया जाए, ये तो हम बिल्कुल चाहते हैं। अब बिल्कुल आखिरी सवाल, आपसे बात करते करते थोड़ी देर के लिए मैं जोन आउट कर गई थी और उमर खालिद की याद आने लगी कि मुझे याद है 5-6 साल पहले जब वो आज़ाद मर्द हुआ करते थे, तब मैं उनके कई बार उनका इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर से ज़्यादा भी उमर को जानने का मौका मिला, और मुझे याद आ रहा था कि लास्ट आखिरी बार एक ऐसे आर्टिकुलेशन के साथ और शब्दों के इस बहाव के साथ मैंने किसी को सुना था तो उमर खालिद थे। आप कैसे देखती हैं इस वक्त उमर खालिद को? क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए? मुझे लगता है कि जो सब आपने ये किया, सीजेपी का पूरा मूवमेंट, ये करते हुए तो उमर को एक उम्र गुजर गई, एक ज़माना हो गया, और ऐसे काली पानी की सज़ा मिली कि उमर के मुंह से फिर एक लफ्ज़ नहीं सुना गया। आप सही कह रहे हैं कि जो मैं कह रही थी कि हमारी बहुत सारी अधूरी लड़ाइयाँ हैं, उनमें से एक लड़ाई ये भी है कि हमारे वो साथी जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की लड़ाइयाँ लड़ी, उन साथियों को स्टेट के पूरे मैकेनिज़्म ने इस कदर पनिश किया और इस कदर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की उनके एक्टिविज़म से, उनके व्यक्तित्व से, कि लोग एक्टिविज़म ना करें। लेकिन इसका उल्टा हुआ।
उमर की जब हम स्पीचेस सुनते हैं, उमर की कहानियाँ हम सुनते हैं, उमर के लेटर्स हम पढ़ते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं, या शर्जील की जब स्पीचेस सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो जो इफ़ेक्ट चाहती थी सरकार लोगों पे हो कि लोग डरें और सोचें कि कहीं हमें उमर तो नहीं बना दिया जाएगा, कहीं शर्जील तो नहीं बना दिया जाएगा, उसका उल्टा भी असर होता है। उसका उल्टा भी असर होता है कि कुछ लोग हैं जो जेलों में बंद हैं ताकि इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे, लोकतंत्र सांस लेता रहे, इसलिए भी वो जेलों में बंद हैं, और कोई रीज़न नहीं है कि वो जेलों में बंद हैं। वो इसीलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की बात की, उन्होंने इस चीज़ की बात की कि इस देश में सबको समान होना होगा, सबको समान नागरिकता का अधिकार होना होगा, इसलिए वो जेलों में बंद हैं। और वो इस सत्ता को नागवार था, उन्हें यही ये मंजूर ही नहीं था। और इससे याद आया कन्हैया और उमर का फ़र्क भी। इस आंदोलन में भी देखिए आप, आपके साथ आयशा में बहुत सारे मुस्लिम नामों वाले लोग भी हैं। उमर भी एक कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे और एथीस्ट भी थे। कम्युनिज़्म की शायद एक प्री रिक्विज़िट है, एक शर्त है कि आपको एथीस्ट होना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों संसद में आ जाएंगे, और उमर जो है उनकी उम्र गुज़र रही है जेल में। इस फ़र्क को आप समझती हैं? इस फ़र्क को हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन ये फ़र्क सिर्फ इसका फ़र्क नहीं है कि कन्हैया कुमार बाहर हैं और अपनी राजनीति खुले तौर पे आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उमर खालिद जेल में है। ये सिर्फ इसका फ़र्क नहीं है, ये इसका भी फ़र्क है कि उमर की राजनीति क्या थी और अब कन्हैया कुमार की राजनीति क्या है। उमर हमारे लिए हमेशा वो व्यक्ति रहेंगे, वो साथी रहेंगे जो आज भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेल के पीछे भुला दिए गए हैं या जेल के पीछे वो हार मान के बैठे हुए हैं। आज भी उनकी तमाम सॉलिडारिटी, उनके परिवार की तमाम परिवार के थ्रू हमारे तक पहुंचती रहती है। इस मूवमेंट में भी उमर ने अपनी सॉलिडारिटी हमारे साथ दर्ज करवाई अपने परिवार के माध्यम से। वो हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे कहा कि उमर ने कहा उन्हें कि आप जाके उनसे मिलिए और कहिए कि उनका जो मूवमेंट चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और ये मूवमेंट्स हम इसलिए भी चलते हैं, इसलिए भी इनका हिस्सा रहते हैं, ताकि पहले जब हम उमर की बात करते थे और लोग कहते थे कि क्या उमर की आप बात करते रहते हैं, उन्होंने तो ये कहा है, वो तो देशद्रोही हैं, वो तो ये हैं। अब जब इस मूवमेंट में लोग हमको मानते हैं कि आप एक लेजिटिमेट चेहरा हैं, तो अब हम उमर की बात करेंगे और उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर मैं लेजिटिमेट चेहरा हूँ तो मेरी ये डिमांड और मेरे साथियों की ये डिमांड कि उमर एक लेजिटिमेट व्यक्ति है, एक लेजिटिमेट चेहरा है इस देश के लोकतंत्र के मूवमेंट का, तो वो भी सही बात है। तो ये हमारे मूवमेंट का हमेशा हिस्सा रहेगा। इसलिए वो एग्जाम्पल तो ज़रूर बनाना चाहते हैं बार बार उमर का और शर्जील का कि इन लोगों को देखो, इन लोगों जैसा हश्र करेंगे। लेकिन यही लोग भी रहते हैं बार बार जिनकी वजह से हम मूवमेंट्स को लगातार कंटिन्यू करते हैं। हमारे हर मूवमेंट में इनकी रिहाई का मूवमेंट शामिल होता है और आगे भी रहेगा जब तक हिंदुस्तान में खुली हवा में उमर सांस नहीं लेते, तब तक। बहुत प्यारी आपने बात कही, और इस लम्हे का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी दुआ करते हैं कि इसी वक्त हमारी ये दुआ कबूल हो और उमर जल्दी रिहा हो जाएं। और इस पूरे आंदोलन का जो इस वक्त चल रहा है पूरा मौसम, इनकलाब का मौसम, उमर होते तो कैसी कैसी तकरीरें देते, क्या क्या करते। मैं सोच रही थी कि CJP के आपके मंच पर जिस तरह से ये पूरा हुआ, कैसी उनकी तकरीरें वायरल हो रही होती, उमर बाहर आएँ और फिर इस पूरी आज़ाद फ़िज़ा में हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। बहुत शुक्रिया।